देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है अपस्मार अध्याय। तो जैसा आपको कहा था कि उन्माद जो चैप्टर है ना, उससे हम बहुत ज्यादा रिलेट नहीं करते। उन्माद वाला चैप्टर जो है वो एक कैसी कंडीशन है कि हम अगर मॉडर्न में रिलेट करना चाहें कि ऐसा कोई गुस्से वाली कंडीशन है ना, उस तरह की कंडीशंस के साथ ज्यादा, या मैनिक कह लो पेशेंट है ना, ड्यूअल पर्सनैलिटी, उस तरह की चीजें। अपस्मार जो है इसको क्लियर कट रिलेट करते हैं हम लोग इपिलेप्सी के साथ। अपस्मार इपिलेप्सी के साथ। वैसे इसका मतलब भी इपिलेप्सी नहीं होता है। अगर रियल में सोचो, अपस्मार का मतलब है कि जहां मेमोरी चली जाए, मेमोरी लॉस वाली कंडीशन। क्लियर है? देखते हैं, लेकिन इसको एपिलेप्सी समझ के हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, इसके पहले एक पॉइंट ऊपर लिखा हुआ है कि अपस्मार तो है ये, जो मेन हेडिंग है। एक पास में लिखा है योशा अपस्मार, तो वो समझ लो। तो आप ऐसा समझ सकते हो, अपस्मार जो है वो ट्रू एपिलेप्टिक एपिसोड आया है, और योशा अपस्मार क्या है कि वो स्यूडो एपिलेप्सी है, कि रियल में कोई एपिलेप्टिक एपिसोड नहीं है। ठीक है, उस तरह की बस एक्टिविटीज मिल रही हैं, कोई अंडरलाइंग कोज नहीं है वहां पे कि जिस वजह से वो चीज हो रही है। क्लियर? तो योशा अपस्मार हिस्टीरिया के साथ रिलेट करते हैं इसको। हिस्टीरिया एक कंडीशन है, ठीक है, महिलाओं में कॉमनली मिलती है ये कंडीशन। इसके अलावा इसके मिलने की एज जो है वो लगभग 5 से 30 साल की एज है। जनरली अटेंशन डेफिसिट कंडीशन इसको कह सकते हो, कि व्यक्ति ऐसा फील करता है कि अटेंशन नहीं मिल रही उसको, तो इसलिए रेस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो योशा पसमार हिस्ट्री के साथ रिलेट करते हैं, महिलाओं में कॉमनली होती है कंडीशन। एज है इसकी 5 से 30 ईयर। तो इसमें कुछ सवाल इस तरह लोग पूछ लेते हैं कि कैसे पहचानोगे, खासकर जैसे वाइवा के टाइम पे। तो कुछ कॉमन फीचर्स हैं, मतलब ऐसे जिनमें नुकसान हो सकता है व्यक्ति को, वो चीजें नहीं होती। जैसे आप इपिलेप्सी में देखो, कई बार टंग बाइट के केसेस मिलते हैं, तो यहाँ टंग बाइट नहीं होगा योशा पसमार के अंदर। प्लस अपस्मार में आपको ऐसा मिल सकता है कि पेशेंट की हिस्ट्री मिलेगी, गिर गया, खड़ा हुआ था एकदम से, है ना, फेंट हो गया, गिर गया, चोट लग गई उसको। तो यहाँ पे वो चीज नहीं होगी, व्यक्ति गिरेगा, बड़ा संभल के गिरेगा। ठीक है। तीसरा, ये जनरली तभी आएगा योशा पसमार का एपिसोड जो आएगा, जब आसपास क्राउडिंग होगी, थोड़ा सा भीड़ होगी, लोग होंगे, ठीक है, जिनसे अटेंशन चाहिए। ये अक्सर तभी आता है। प्लस योशा पसमार में कभी भी जो एपिसोड आएगा वो नाइट के टाइम में नहीं आएगा। ठीक है, तो सोते हुए नहीं आएगा, ये हमेशा जागते हुए कंडीशन में आएगा। मेरी बात समझे? मैंने 3 4 पॉइंट आपको बोले। मैं एक तरफ के पॉइंट बोल रहा हूँ, मान लो योशा पसमार के बोल रहा हूँ, और दूसरी साइड के खुद अंडरस्टैंड कर लेना। तो योशा पसमार या हिस्ट्रीजा के अंदर टंग बाइट नहीं मिलेगा, इंजरी नहीं मिलेगी, टंग बाइट नहीं होगा, इंजरी नहीं होगी। ठीक है, क्राउडेड प्लेसेस में होगी ये चीज, योशा पसमार क्राउडेड प्लेसेस के अंदर होगी। प्लस नाइट टाइम में अटैक नहीं आएगा। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं जिनसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वैसे और भी चीजें हैं कि इनके आसपास कोई ऐसा केस मिलेगा कि ऐसा हो रहा होगा, ट्रू कोई केस देखा होगा एपिलेप्सी का, है ना, या आसपास कोई और महिला होगी जिसको इस तरह की कंडीशन हो रही होगी, तो इस तरह की चीजें मिल जाती हैं प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं, चलो। तो अपस्मार, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, माधव, शारंगधर। नाम नहीं याद करने, यहाँ बड़ा आसान है, सभी के 4 ही भेद हैं: वातिक, पैतिक, कफज और सन्निपातज। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी ने 4 बताए, किसी ने 5 बताए, सबके 4 ही हैं, तो इजी है याद करना। वीपीकेएस। कुछ योग लिखे हुए हैं जो अपस्मार में यूज किए जाते हैं: चंड भैरव रस, भूत भैरव रस। भूत भैरव रस में कह रहे हैं नर मूत्र की भावना है। अब देखो, इसको पढ़ोगे ना चैप्टर को, थोड़ा सा जब इसके योग देखोगे, तो उस पॉइंट पे भी सोचना। जैसे आपने अक्सर देखा होगा पुराने टाइम में, है ना, पुरानी मूवीज हो, तो वहां भी आपने देखा होगा कि कोई बेहोश होता है, तो वो हंसी मजाक ही करते हैं कि इसको जो है सोख साप जो है वो स्मेल करा दो, है ना, या अनियन है वो स्मेल करा दो, तो होश में आ जाएगा। तो क्यों? वो जनरली बात होती है जब सीडोप्लेप्सी की बात करते हैं। ठीक है, मैं योशा पसमार जैसी कंडीशन। तो वैसे भी कुछ योग आपको मिलेंगे यहाँ चैप्टर के अंदर, जो आपको लगेगा कि क्या है। ठीक, तो देखते हैं। तो चंड भैरव रस है, भूत भैरव रस है, उसमें नरमूत्र की भावना बताई है। एक कल्याणक चूर्ण है, भाव प्रकाश ने बताया। इंद्र ब्रह्मवटी रसेंद्र सार संग्रह का योग है। नाम सिर्फ पढ़ते जाओ, कोई जरूरी नहीं है, ये देखोगे ये जरूरी है। पाशु रज्जु मसी का प्रयोग। तो ये क्या है? ऐसी रस्सी है जिससे कोई व्यक्ति फांसी लगा के मरा हो, उसकी मसी का प्रयोग कराना इस व्यक्ति में। ठीक है, तो अक्सर ऐसी चीजों के नाम से ना लोग डरते हैं। आपने देखो कहीं किसी फ्लैट में इस तरह की घटना हो जाए तो रेट कम हो जाते हैं फ्लैट के, है ना। कहीं कोई किसी फ्लैट में डेथ हो गई हो, उस तरह की चीजें हो गई हो, तो इस तरह की चीजों का साइकोलॉजिकल इफेक्ट सबके माइंड पे होता है। अगर बताओगे कि अब तुमको ये देने वाले हैं, यही ट्रीटमेंट है इस चीज का, अगर वो स्यूडो केस होगा, तो वो भाग जाएगा, सरेंडर कर देगा कि नहीं। समझ रहे हो ना? तो पाशु रज्जु मसी का प्रयोग।
वचा चूर्ण का प्रयोग बताया, मेधे होता है मधु के साथ, और कह रहे हैं भूख लगने पर दुग्ध और भात का भोजन करना चाहिए। तो वचा चूर्ण मधु के साथ। इसके अलावा जो लिखे हैं वचा चूर्ण के योग वो जरूरी है, उनको ध्यान से देखोगे। एक आता है वचादि चूर्ण, वो आता है वाणी विशुद्धि के लिए, यानी कोई व्यक्ति बोल ना पाता हो, व्यक्ति मतलब बच्चे, जैसे बच्चों में कई बार क्या है कि बोलने की क्षमता डेवलप नहीं होती है। ठीक है, खासकर आइसोलेटेड जो बच्चे होते हैं, वो कोविड वाले बच्चे देखो आप, बहुत सारे वो बोल नहीं पाते थे, बहुत समस्या थी। तो वचादि चूर्ण है वाणी विशुद्धि के लिए, हम याद ऐसे रखते हैं चूर्ण और वाणी, समझ रहे हो ना। तो ये राइमिंग की तरह मतलब बड़ा जो है, इससे कैच कर सकते हो कि वचादि चूर्ण तो वाणी के लिए, मतलब वाणी विशुद्धि के लिए। वचादि घृत, ये दंत उत्पत्ति निमित्तज विकारों में देता है। ठीक है, इवन आचार्य वाघभट ने कहा है कि बच्चों के जितने भी विकार होते हैं ना, जब उनके दांत निकलते हैं उस समय हो सकता है, तो कोई भी डिजीज हो सकती है उस टाइम उनको। तो वचादि घृत वो दंत उत्पत्ति निमित्तज विकारों में दिया जाता है जब दांत निकल रहे होते हैं। नेक्स्ट देख लो, कुछ टर्म्स आई हैं, काफी लोगों ने पढ़ ली होंगी। जैसे एक टर्म आई है क्रिया संकर। तो सुश्रुत सूत्र 35 में इसका उल्लेख है, क्या है मैं बता देता हूँ, जिनको नहीं पता बस सुन लो, लिखना चाहो लिख लेना एक लाइन बस। तो क्रिया संकर होता है बेटा कि आप कोई मेडिसिन दे रहे हो किसी पेशेंट को, आपको लग रहा है कि रिलीफ नहीं हो रहा, ठीक है, साथ साथ आपने कोई और मेडिसिन भी ऐड कर दी वहां पे, नहीं रिलीफ लगा कुछ और ऐड कर दिया, ठीक है ना, तो आपने वेट नहीं किया, मिनिमम टाइम नहीं दिया जो देना चाहिए था एक मेडिसिन को, तो कई सारी क्रियाओं का योग कर रहे हो एक साथ, तो वो है क्रिया संकर। एक देख पा रहे हो व्याधि संकर। व्याधि संकर है कि किसी को कोई डिजीज हुई है ना, कि मान लो फीवर हुआ, उस फीवर की वजह से मान लो रक्तपित हो गया, उसको ज्वर की वजह से रक्तपित हो गया, और अब दोनों कंडीशन साथ में उसको बनी हुई है, ज्वर भी हो रहा है और रक्तपित भी हो रहा है, तो इसको बोलते हैं व्याधि संकर, डिजीज एक साथ हो जाए वो। उपद्रव कॉम्प्लिकेशंस को कहते हैं। तो उपद्रव की परिभाषा चरक ने चिकित्सा 21 के अंदर, यानी विसर्ग चिकित्सा अध्याय में बताइए, आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पे इसकी बात हुई उपद्रव की। तो चरक चिकित्सा 21, सुश्रुत सूत्र 35, काश्यप सूत्र 27। चैप्टर का नाम है रोगाध्याय। देख लेना, काश्यप का भी स्पेशली याद रखना कहाँ है रेफरेंस। और योग लिखे हैं अप्रेत राक्षस रसाद्य उद्वर्तन, तो अप्रेत राक्षस इसका उद्वर्तन है कि ये करके नाम देख लेंगे जरूर। अमर नाडिका, ये देखोगे ये जरूरी है। ये क्या है? सद्य प्रसूत बकरे के बच्चे की नाल हाथ से निद्रव कर लें और कांजी के साथ इसका सेवन कराएं, है ना। तो सारी अटपटी चीजें हैं, इसके लिए जितने भी डिशेस हैं वो सब अजीब है, जिस रोगी को देनी है। तो ये ध्यान रखोगे आप। पीछे आपको बताया था बकरे के मूत्र का प्रयोग, वो किस व्याधि में होता है? मध। उन्माद के अंदर बेटा बताया, ठीक। हाँ ठीक है बेटा, मैं वही बात पे आने वाला हूँ नेक्स्ट। ये देखो उन्माद में पढ़ा है आपने, लेकिन कभी एग्जाम में आपके सामने ऑप्शन रख देना उन्माद अपस्मार दोनों, कोई भी योग जितना भी उन्माद में है अपस्मार में है, तो इन व्याधियों के योग जो है एक दूसरे डिजीज में यूज करते हैं, इवन चैप्टर में श्लोक में भी आगे लिखी हुई है इस तरह की बात, क्लियर। तो आप दोनों भी बोल सकते हो, लेकिन फिलहाल जब पढ़ोगे तो वही बोलना है जिस चैप्टर में जो लिखा हुआ है। एक और बात बोल देता हूँ, मैंने आपको रिवीजन का शेड्यूल दिया है आज, ठीक है। तो वो रिवीजन किस लिए है, मैंने 40 डेज का उसमें टाइम बनाया है। वो काफी मतलब बहुत टफ भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन ये किस तरह बनाया है, 40 डेज क्यों दिए हैं, कि वहां टाइम दे के पढ़ना है, एक बार सब कुछ पढ़ना है, क्लियर। उससे रिलेटेड मैं सवाल भी करता रहूंगा आपसे, रिवीजन जो आपका चल रहा होगा, जो बच्चे रिवीजन कर रहे होंगे। तो वो 40 डेज का जो मैंने बनाया है ना, वो स्ट्रिक्ट शेड्यूल है। और वो कैसे पढ़ना है, कि बिल्कुल डिटेल में जाके, वो डिटेल वाला है। जब आप सेकंड थर्ड रिवीजन करोगे तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि पहली बार से टाइम जो आपका लगे हाफ या वन थर्ड टाइम हो जाए, ये कोशिश करनी होगी इसके बाद। तो इतना डिटेल में इस बार पढ़ लेना, टाइम काफी दिया है मैंने 40 डेज का, क्योंकि विद इन दीज 40 डेज पता चल जाएगा एग्जाम कब होने वाला है, तो उसके हिसाब से फिर रिवीजन डिसाइड करेंगे। प्लस इन 40 डेज के अंदर क्वेश्चंस लगाते रहोगे आप, ये आपका काम है, क्वेश्चन सशद लगने चाहिए। और वो बहुत आ, आसान है, सच कहूँ तो अगर किसी ने तैयारी अच्छी कर रखी है, तो 5 चैप्टर पढ़ना चरक सूत्र के चरक चिकित्सा के कोई बड़ी टास्क नहीं है, चिकित्सा के 3 ही रखे हैं एक दिन में, तो बहुत इजीली हो जाएंगे और रट जाने चाहिए, ऐसे इस लेवल पे तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि सर हम तब तो हमने सुपरफिशियल पढ़ लिया था, हम बाद में उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और उसी तरह से पढ़ना जिस तरह मैंने लिखा है उसमें, मैंने शास्त्र बाद में लिखा है तो बाद में ही पढ़ना है, द्रव्यगुण बाद में लिखा है बाद में ही पढ़ना है, तो उसका रीजन है कि याद रहे चीजें, फ्रेश मेमोरी में रहे जब एग्जाम होने वाला हो उसके आसपास, वहां दोबारा से रट नहीं पाओगी चीजें, ठीक है ना। तो वो इसीलिए मैंने वो टाइम रखा है बात का। बाकी टेबल्स आपका काम है टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना, मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा अलग से भी, फिलहाल बेसिक आइडिया आपको दिया, देखने चलो आगे। तो अमर नाड़ी का, यानी सद्य प्रसूत बकरे के बच्चे की नाल हाथ से निद्रव कर लें, उसका
द्रव निकाल दे, लिक्विड जो भी अंदर, और उसको कांजी के साथ सेवन कराना है। एक वात कुलांतक रस का प्रयोग बताया, इसमें मृग नाभि पड़ी हुई है, मनाशिला का प्रयोग है, ये जरूरी है। मनाशिला जल की भावना है, अपस्मार रोग की कही गई कि श्रेष्ठ औषध है। और देख लें, थोड़ा सा भेषज के बारे में लिखा हुआ है, भेषज रत्नावली, कि वो संग्रह ग्रंथ है। संग्रह ग्रंथ मतलब जहाँ सब जगह से चीजें लाके इकट्ठा कर दी जाए, तो संग्रह ग्रंथ है। गोविंद गोविंद दास सेन जो इसके राइटर हैं, 18वीं सदी टाइम है इनका, 106 अध्याय है। मेन देखो, पिता का नाम चंद्रचूड़, माता का नाम अंबिका, ये स्पेशली याद रखोगे। पिता का नाम चंद्रचूड़, माता का नाम अंबिका। रोहित, भाव प्रकाश के पिताजी का नाम क्या है? मुस्कान। लटकन मिश्र सर। लटकन मिश्रा। ठीक है, लटकन वो मिश्र। ठीक है बेटा, पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ देख रहे हो, इनके जो पिताजी हैं वो चंद्रचूड़ हैं, माता इनकी अंबिका है, और इनके बेटे का नाम है विनोद लाल सेन। तो ध्यान आ रहा होगा, आयुर्वेद वैज्ञानिक बुक है, बहुत जरूरी बुक है वो भी। ठीक है, तो इन्हीं के बेटे हैं विनोद लाल सेन, जिन्होंने आयुर्वेद विज्ञान लिखी। तो याद रखोगे, पिता चंद्रचूड़, माता अंबिका, और पुत्र है विनोद लाल सेन। और कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, लिखा है वर्ल्ड कप फाइनल किस टीम ने जीता था। तो ये तब की बात है, तब का पॉइंट लिखे होंगे। आप लोग जानते होंगे लास्ट विनर कौन था वर्ल्ड कप का, क्रिकेट में? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, तो ऑस्ट्रेलिया जीता था। हम्म, ये पॉइंट होगा, इंडिया हारी होगी इंग्लैंड से, वर्ल्ड कप में हारी थी, है ना, तो वो पॉइंट लिखा हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप कतर में है 2022 का, मतलब था, वो वाली बात है। करंटली डिजिटल करेंसी इज लॉन्च बाय इंडिया, मतलब डिजिटल करेंसी जो है वो इंडिया ने लॉन्च की थी, वो 1 दिसंबर 2022 को। ये कुछ उस टाइम के पॉइंट थे, अब जरूरी नहीं है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, अब आपके लिए पॉइंट सारे जरूरी नहीं है, तो इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, याद करने की। पुरानी बातें आपसे जो पूछी जाएंगी एमओ के एग्जाम में, वो कैसी आती हैं, जो करंट आपके टॉपिक्स होते हैं, तो इसको भूल जाओ, अभी कोई खास इसका रोल नहीं है। करंट के लिए अपडेट रहा करो, अपडेटेड रहा करो, न्यूज वगैरह पढ़ते रहा करो, मैं हमेशा कहता हूँ। हेडलाइंस कम से कम देख लिया करो। आगे देखिए, भैया रत्नावली की बात चल रही थी, तो उन्होंने आतत्वाभिनिवेश को गदोद्वेग कहा है, या अपदार्थगत कहा है, दोनों पर्याय दिए हैं। आतत्वाभिनिवेश के, एको महागदा आतत्वाभिनिवेश, उसको गदोद्वेग या अपदार्थगत कहा है। इसी ग्रंथ के अंदर तांडव रोग, खंजनिका रोग, उरस्तोय, उपसर्गिक में, ओजो में, वृक आमय, क्लोम रोग, शीर्षांबु रोग, मस्तिष्क रोग, अंशुघात, अंडाधार रोग, अचलवात, तत्वोन्माद, योशप तंत्रक, लसिका में, और स्नायु रोग का भी वर्णन है। देख लेना, अंशुघात आपने पढ़ा होगा कि 4 अवस्थाएं होती हैं, बात हुई थी हमारी इसमें, तो वो भी यहीं डिस्क्राइब्ड है, रटना नहीं है। कह रहे हैं विद्योतनी टीका किसने लिखी है? अंबिका दत्त शास्त्री ने लिखी है, याद कर लेना। विद्योतनी टीका अंबिका दत्त शास्त्री की है। आगे देखिए, अतत्वाभिनिवेश की बात करेंगे दोबारा। अपस्मार चैप्टर के अंदर ही अतत्वाभिनिवेश की बात है। तो अतत्वाभिनिवेश जो रोग है, एक तो सवाल बनता है कहाँ बताया गया है। देखो, 2-3 सवाल इस तरह के आते हैं। एक आता है कि अतत्वाभिनिवेश का उल्लेख चरक ने कहाँ किया, तो आप देख सकते हो चरक चिकित्सा 10 के अंदर है, तो ये याद रखोगे। ठीक है, अपस्मार चैप्टर के साथ। एक पूछा जाता है मद, मूर्छा और संन्यास, इन रोगों का उल्लेख चरक ने कहाँ किया, तो कहाँ किया है? सूत्र स्थान। चरक सूत्र। सूत्र किस में? 1424, अभी भी याद आया नहीं आया? 24। 24। ठीक है, 24 में। 24 में बेटा। 14 में सुश्रुत के है रक्त वाला अध्याय, इनका 24 है, तो वहीं पे साथ में उल्लेख किया है। ठीक है, तो लिख लो, मद मूर्छा संन्यास, वो बताया इन्होंने चरक सूत्र 24 के अंदर। एक तीसरा सवाल पूछा जाता है कि चरक ने श्रोतस का उल्लेख कहाँ पर किया है, किस स्थान में किया है, मतलब मेन बात तो ये है। विमान। विमान। ठीक है, स्थान। विमान। तो लिख लोगे विमान स्थान। श्रोतस का उल्लेख कि शारीर में नहीं है, विमान स्थान के अंदर है चरक का। क्लियर? किसी का रह गया तो पूछ लेना, अदरवाइज आगे चलता हूँ। तो आतत्वाभिनिवेश, श्लोक लिखा है बेटा इसका, विश्वाम कुरुते बुद्धि, नित्यानित्य हिता अहिते। अगला देख पा रहे हो, मदात्य का श्लोक यहीं पे लिखा हुआ है, कार्य कार्यम सुखम दुखम लोके यच्चा हिता हितम, कि थर्ड स्टेज ऑफ मद का श्लोक है वो। फिर एक बुद्धि विभ्रंश का श्लोक लिखा है, विषम अभिनिवेशो यो नित्यानित्य हिता हिते, बुद्धि विभ्रंशम तत्। क्या है आतत्वाभिनिवेश? तो कह रहे हैं कि बुद्धि विषम रूप से करके व्यक्ति मतलब उसकी बुद्धि विषम हो गई है,
अब वो जानता नहीं है कि क्या चीज नित्य है, क्या नित्य है, क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है। मदात्ते में भी ऐसे लिख रहे हैं कि व्यक्ति मद के इतने ज्यादा प्रभाव में है कि उसको पता नहीं क्या काम करूं क्या ना करूं, क्या सुख है क्या दुख है। उसे कुछ नहीं पता दुनियादारी के बारे में, हित अहित कुछ नहीं पता। ऐसे ही बुद्धि विभ्रंश में है कि व्यक्ति जब विषम रूप से अपने विषयों में प्रवेश करता है, ठीक है, गलत तरीके से उनको समझने की कोशिश करता है, तो वो भूल जाता है नित्य अनित्य हित अहित। क्लियर। तो श्लोक रख के आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये किसका श्लोक है, और ऑप्शन में ये तीनों पॉइंट दे दे, एक कोई और रख दे। तो आइडेंटिफाई करना होता है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो ऐसा देख लेना कि पहला है मदात्य। इसको कैसे पहचानोगे? हमारे आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट आता है सुश्रुत, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सूत्र स्थान, तो वहां पे आपसे बात करूंगा कि व्यक्ति को ना सर्जरी के पहले मद्यपान कराया जाता है, साथ में भोजन भी कराया जाता है। ये सवाल है, ये स्टोरी नहीं है, लिख लेना इस पॉइंट को, कि सर्जरी करने के पहले, शल्य चिकित्सा के पहले व्यक्ति को मद्यपान कराते हैं। ठीक। और दूसरा पॉइंट है कि भोजन भी खिलाते हैं। तो एक आंसर हम तैयार करते हैं क्यों। तो जवाब क्या है कि मद्यपान कराया जाता है, या सॉरी, मद्यपान कराते हैं क्यों? कि शूल का अनुभव ना हो। ठीक है। तो जिससे शूल ना अनुभव हो, उसको दर्द ना हो, वेदना ना हो। और दूसरा जो पॉइंट है, भोजन क्यों कराते हैं? जिससे वो मूर्छित ना हो। भोजन कराते हैं जिससे मूर्छित ना हो, मतलब कि शरीर में ऐसा ना हो एनर्जी बिल्कुल नहीं रही। ठीक। तो अब देखो कैसे याद रखेंगे। यहाँ पे श्लोक के अंदर वर्ड आया है सुख दुख। तो जिसने मद ले रखा है, अल्कोहल ले रखा है, उसे दुख का ज्ञान नहीं हो रहा, तो आप यहां से रिलेट कर सकते हो कि दुख वाला जो श्लोक है वो मदात्य का है। क्लियर। दुख जिस श्लोक में शब्द आएगा वो मदात्य का है। अब दो बचते हैं, तत्वाभिनिवेश और बुद्धि विभ्रंश। तत्वाभिनिवेश देगा तो श्लोक रख के देगा, क्योंकि कहीं भी नाम तो आया नहीं है तत्वाभिनिवेश का। तो विश्वाम कुरुते बुद्धि नित्या नित्य हिता अहित है। तो सिंपल सी बात है, तत्वाभिनिवेश के श्लोक में बुद्धि शब्द आएगा, बुद्धि। जबकि बुद्धि विभ्रंश के श्लोक में बुद्धि वर्ड नहीं दे सकता वो, क्योंकि बुद्धि वर्ड लिखेगा तो श्लोक ही खत्म हो जाएगा, बुद्धि विभ्रंश। बात समझ में आ रही है? अगर एग्जामिनर पूछेगा आपसे, तो तत्वाभिनिवेश के श्लोक में बुद्धि वर्ड देना ही पड़ेगा उसको, तभी ये लाइन का सेंस बनता है। और बुद्धि विभ्रंश में दे ही नहीं सकता वो बुद्धि विभ्रंश शब्द, क्योंकि फिर तो आंसर ही खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ आई? तो मदात्ते में दुख वर्ड देख के कैच करना है, तत्वाभिनिवेश में बुद्धि वर्ड देख के कैच करना है। आगे देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ एक पॉइंट कि मोस्ट कॉमन डिजीज कौन सी है, अगर दुनिया में आज की डेट में देखो तो अल्जाइमर जो है, ठीक है, वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज। मोस्ट कॉमन तो क्या कहोगे, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, एक्ने वगैरह जैसे हम बात करते हैं, एक्ने सभी को हुआ होता है। तो खासकर ओल्ड एज में अगर कहें तो अल्जाइमर है जो मेन डिजीज है। तो अपस्मार के साथ ही रिलेट कर सकते हैं उसको, वहां भी यही होता है, व्यक्ति को मेमोरी लॉस हो जाता है। ठीक है, उसको याद नहीं रहती है रिसेंट की जो चीजें होती हैं, पुरानी चीजें याद रहती हैं। ठीक है, तो याद रखोगे इसको भी, तो अपस्मार को इससे रिलेट कर सकते हैं। ये भी एक चीज है। तो अपस्मार इपिलेप्सी, एक वर्ड आता है स्कंद अपस्मार, पीडिया में पढ़ेंगे, तो वो है इन्फेंटाइल इपिलेप्सी, बच्चों में होने वाली इपिलेप्सी। इसके ऊपर सवाल आ जाता है कि बच्चों में सीजरल एक्टिविटी का कारण क्या हो सकता है, मोस्ट कॉमन, कि सीजर से आ रहे हैं उनको। तो कारण क्या होता है? फीवर। हाई। फीवर। हाँ बेटा, फीवर भी हाई ग्रेड, हाई ग्रेड फीवर। ये लिख लो कि बच्चों में मोस्ट कॉमन कोज क्या है सीजरल एक्टिविटी आने का। बहुत छोटे बच्चों की बात चल रही है, तो हाई ग्रेड फीवर की वजह से। है ना, कई बार ये नहीं दिया होगा तो कुछ और पॉइंट दे देगा, जैसे मान लो कि डिलेड लेबर की कंडीशन थी, मतलब ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर जैसी कुछ बात थी, कि बच्चे के सिर के ऊपर इम्पैक्ट आ गया, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम ही हो सकती है उसकी वजह से। तो वो ऑप्शन पे भी विचार कर लेना अगर दिया हो तो। अदरवाइज हाई ग्रेड फीवर, यही पूछना चाहता है वो। आगे देखिए। वर्ड आया अपगता स्मृति। इस रोग में ये मेन चीज है, अपगत स्मृति, यानी जिस रोग में स्मृति चली जाए उसको अपस्मार कहते हैं। क्या होता है इसमें? श्लोक नंबर 3 है, कह रहे हैं तमह प्रवेश विभत्स चेष्टाम धी सत्व संप्लवात। कि व्यक्ति जो है ऐसा लगता है उसको मैं अंधकार में प्रवेश कर रहा हूँ। तमह प्रवेश, विभत्स चेष्टाएं करता है, मतलब व्यक्ति गिर जाता है, क्योंकि उसका चेहरा कई बार जैसे आप देखते हो घूम जाता है ना। तो वो सब विभत्स चीजें होती हैं, अजीब कि क्या हो रहा है। तो लोग उसमें कई बार कोशिश भी करते हैं, जबरदस्ती दांत खोलते हैं, ये सब चीजें करते हैं। तो अलग चीज है, खैर। तो याद रखो विभत्स चेष्टा है।
धी सत्व संप्लवात, यानी उसकी धी मतलब मेमोरी उसकी काम नहीं कर रही, सोचने समझने की शक्ति काम नहीं कर रही है। ठीक है, सत्व उसका जो है कम ही है। तो कम सत्व वालों पे ही उन्माद अपस्मार जैसे रोग हम पढ़ते हैं कि इम्पैक्ट करते हैं आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो भी देख लेंगे। कारण क्या है इसका? तो कारण कह रहे हैं रजस तमोभयाम विहते सत्वे, कि रज और तम इतने बढ़ गए हैं कि सत्व को पूरी तरह हटा दिया उन्होंने। तो रज तम से युक्त हो गया व्यक्ति। तो ठीक है, सत्व जो है दोषों से आवृत है या फिर, और हृदय और मन, इनका भी घात हुआ है। मन की बात कर चुके हैं, मनोवश स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट दोनों रोगों में है, उन्माद अपस्मार, याद रखो। संप्राप्ति पे आ जाओ, थोड़ा सा जरूरी है। श्लोक नंबर 6 और 7 है। क्या लिख रहे हैं कि दोष धमनियों में आश्रित होकर हृदय को पीड़ित करते हैं। ठीक है, भ्रांतेन चेतसा पश्यत्य संति रूपाणी असंति रूपाणी प्रस्फुरत्य अपि च हस्तोपादो च विक्षिपन दोष वेगे च विगते सुप्तवत प्रतिबुध्यते। ध्यान से देख लेना। क्या कह रहे हैं कि दोष धमनी में आश्रित होते हैं एक बात, हृदय को पीड़ित करते हैं। हमने बात की है कि हमारे यहाँ हृदय में ही है बुद्धि का स्थान भी, बुद्धि मन सत्वरजतम सब वही है। तो हृदय को पीड़ित कर रहे हैं। व्यक्ति का चेतस यानी मन जो है भ्रांत हो जाता है, और वो ऐसी चीजें देखता है जो नहीं है। अब ये क्या चीज है? पश्यत्य आसंति रूपाणी, ध्यान से देख लेना। एक वर्ड आपने सुना होगा, ओरा। तो होता क्या है कि जब ये पेशेंट्स होते हैं ना, एपिलेप्सी वाले, तो इनको ऐसा लगता है एपिलेप्सी का एपिसोड आने के पहले कि कुछ गलत होने वाला है मेरे साथ, एक फीलिंग आ जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कई बार ऐसी चीजें दिखाई देना जो नहीं है, हवा में ऐसा लगना कुछ स्ट्रक्चर तैर रहे हैं, है ना, कुछ अजीब सपने भी देखना कई बार। तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं, तो इसको आप वहां से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो पश्चात्य असंति रूपाणी, जो नहीं है वो चीज दिखाई दे रही है। फिर प्रस्फुरत्य अभी, तो अक्सर देखा होगा वो, जैसे देखा कभी किसी को, अब इस तो क्या देखा होगा आप लोगों ने, सुनोगे कई पेशेंट आके बताते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे, अच्छा ट्विच सुना है, मसल ट्विच, एक वर्ड सुना है आप लोगों ने, मसल ट्विच, वो तो सबने फील किया होगा शायद कभी ना कभी। देखा है कभी कभी बैठे होते हैं एकदम से कहीं लगता है हाथ में कभी कान के पास लग जाएगा कहीं भी, कि यहाँ पे अजीब फड़कना जो होता है, मतलब उस तरह के मूवमेंट होते हैं, है ना। तो यस उसका सर। कोई अंडरलाइंग कोज नहीं होता है। ठीक है, वो सीजरल एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, लेकिन सीजर्स में भी ऐसा होता है। तो यहाँ भी ऐसा होता है कि पर्टिकुलर किसी पार्ट में बॉडी के ऐसा लग सकता है। ठीक है, तो फोकल सीजरल एक्टिविटी होती है, तो उनमें ऐसा हो जाता है कई बार। तो वही चीज कह रहे हैं यहाँ प्रस्फुरत्या पे। फिर है हस्तोपादोचा विक्षेपण, व्यक्ति अपने हाथ पैर फेंक रहा है क्योंकि वो उसको होश ही नहीं है, तो गिर जाते हैं अक्सर। तो हस्तोपादोचा विक्षेपण। और सबसे जरूरी, दोष वेगे चा विगते सुप्तवत प्रतिबुध्यते, कि जब दोष का वेग चला जाएगा तो व्यक्ति इस तरह उठेगा कि वो सो के उठाए, क्योंकि अक्सर जैसे रात के समय वेग आया, उसे पता ही नहीं चलता है कि मेरे साथ ऐसा भी हुआ था। ठीक है, तो दोष वेगे चा विगते सुप्तवत प्रतिबुध्यते। बल्कि आप एक काम करो, एक दो पॉइंट लिख लो, बड़े जरूरी से पॉइंट है, मॉडर्न के वो पूछे जाते हैं। तो दो कॉलम बना लो, एक तरफ लिख लो यूएमएन, यूएमएन अपर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, और एक तरफ लिख लो लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन मान लो मेनली ब्रेन वाली समस्या है, और लोअर मोटर न्यूरॉन जो इसके एक्सटेंशन होते हैं, जो नर्व्स है, वहां की दिक्कत है। ठीक है, तो अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन, इन दोनों की डिफरेंस बता रहा हूँ, वो लिख लोगे, जो पूछे जाते हैं एक दो। तो एक तो पूछा जाता है कि डीटीआर, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, है ना, बॉडी के रिफ्लेक्सेस जो चेक करते हो आप, तो डीटीआर लिख लो। अपर मोटर न्यूरॉन में लिख लो एक्सेग्रेटेड, मतलब बढ़े हुए होते हैं बहुत, इंक्रीज्ड या एक्सेग्रेटेड, डीटीआर, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। और जो दूसरे रह गए एलिमेंट, वहां कम हो जाएंगे, सीधी सी बात है, लोअर मोटर न्यूरॉन में कम हो जाएंगे। दूसरा एक पूछते हैं इसके अंदर मसल लॉस वाला, वो पॉइंट बहुत जरूरी है। तो मसल लॉस अपर मोटर न्यूरॉन में लगभग ना के बराबर, कि नहीं होता, मतलब अपर मोटर न्यूरॉन में नो मसल बल्क लॉस ऐसा। और लोअर मोटर न्यूरॉन में लिख लो मार्क्ड, मतलब अच्छा खासा अमाउंट में। आप देखोगे दोनों पैरों में डिफरेंस दिखाई देगा। पोलियो के पेशेंट्स आपने देखे होंगे जैसे कभी, तो जो पैर पोलियो से ग्रस्त होगा, तो वो पैर जो है पतला होगा काफी। ठीक है, तो वो क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन की समस्या है। बात समझ में आ रही है? तो वो लोअर मोटर न्यूरॉन की समस्या है। तीसरा लिख लो प्लांटर रिफ्लेक्स,
सर ये आपने मोक्ड बोला है इसमें बेटा एलएमएम में। मार्क्ड, मार्क्ड, MARKED, मार्क्ड मतलब काफी ज्यादा। ठीक है। तीसरा मैं आपको कह रहा था DTR। DTR भी मैंने पहले भी कहा होगा, सवाल इस तरह भी आ चुका है कि सर ये में ना प्लांटर रिफ्लेक्स। हाँ प्लांटर रिफ्लेक्स। बेटा कुछ कोई पूछ रहा था, क्या पूछ रहे हो? सर ये जो आपने बताया था मार्क ये एलएमएन वाले में है ना, लोअर वाले में। हाँ LMN में होता है, मैंने उदाहरण दिया ना पोलियो का, तो लोअर मोटर न्यूरॉन की डिजीज है, तो पोलियो में होता है, मतलब मसल बल कम हो जाता है। तीसरा हम बात कर रहे थे प्लांटर रिफ्लेक्स के बारे में। प्लांटर रिफ्लेक्स, तो एक तो यही आता है, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, कि इसको कैसे चेक करते हैं, डायरेक्शन क्या है इसकी, किधर से किधर। ठीक है, तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ नी टू टो हाँ बेटा, इनवर्ट। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ अपनी, तो खराब लग रहा है और गलत बन गया शायद ना फोटो। ठीक है, समझ लो आप। मतलब जो पैर की उंगली होती है ना, मतलब ये मैंने गलती शेप बना दी, तो इधर से लेना है, जो छोटी उंगली होती है ना उधर से, और मतलब ये कह लो कि लेटरल से मीडियल साइड में चलना है। ठीक, डायरेक्शन जो होती है, इसमें कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लेते हैं इस तरह का, मतलब शार्प ऑब्जेक्ट, थोड़ा शार्प इतना काट ना दे पेशेंट को, ध्यान रखना है, थोड़ा पेन फील हो लेकिन उतना। ठीक है, तो लेटरल साइड से मीडियल साइड में इसकी डायरेक्शन होती है, तो वो डायरेक्शन स्पेशली याद रखना आप। तो लेटरल से मीडियल साइड में उसको चलाते हैं हम लोग, कोई की लेके जैसे, है ना, तो उसको मूव किया जाता है। तो ये लिख लोगे, तो अपर मोटर न्यूरॉन एक्सटेंसर, एक्सटेंसर, और लोअर मोटर न्यूरॉन में तो फ्लेक्सिन मिल सकता है, या फिर कोई रेस्पॉन्स ना मिले, ऐसा भी हो सकता है, कोई रेस्पॉन्स ही ना मिले आप। तो मेनली तो अपर मोटर न्यूरॉन में याद रखो उसमें कि एक्सटेंसर रिफ्लेक्स मिलता है, एक्सटेंसर अपर मोटर न्यूरॉन में। ठीक है, तो और तो कुछ ऐसा नहीं है। एक मिनट दोगे, मैं देख लेता हूँ कुछ लिखवाने का पॉइंट है क्या आपके लिए। चलो यहाँ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बोल दे रहा हूँ, फिर रह जाती है चीज, क्योंकि डिस्कशन में कहीं आएगी नहीं शायद आगे। तो एक लिख लो लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या बोला? बेटा, लोअर मोटर न्यूरॉन में फ्लेक्सर टाइप का आएगा, या आप लिख लो कि एब्सेंट लिख लो, वो ज्यादा बेटर आंसर है, एब्सेंट लिखो, लोअर मोटर न्यूरॉन एब्सेंट लिखो आप। अपर मोटर न्यूरॉन में एक्सटेंसर और लोअर मोटर न्यूरॉन में एब्सेंट, ऐसा लिखो। ठीक है, मैं एक पॉइंट बता रहा था अलग से, वो लिख लोगे। एक तो लिख लोगे कि पिल रोलिंग ट्रेमर्स जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, पिल रोलिंग ट्रेमर्स, तो याद होगा लोगों को, कुछ को बोलो। पार्किंसंस, ठीक है, पार्किंसन डिजीज के अंदर पिल रोलिंग ट्रेमर्स मिलते हैं, पिल रोलिंग ट्रेमर्स, देखा होगा उनका हाथ हिलता रहता है ना, वो पिल रोलिंग ट्रेमर्स है। दूसरा, उसमें एक और चीज मिलती है, लिख लोगे रेप्टिलियन लाइक फेस या एक्सप्रेशन लेस फेस। रेप्टिलियन लाइक फेस, हेडिंग ही दे दो, बल्कि ऊपर पार्किंसन एक हेडिंग दे दो, उसमें लिख लो, 3-4 पॉइंट है। तो एक तो है पिल रोलिंग ट्रेमर मिलते हैं उसके अंदर। दूसरा, रेप्टिलियन लाइक फेस, रेप्टिलियन लाइक फेस, और इसी को कहते हैं एक्सप्रेशन लेस फेस या मास्क लाइक फेस, अलग अलग टर्म यूज की जाती हैं, तो कुछ भी आए एग्जाम में समझ सकते हो। कोई एक्सप्रेशन नहीं आता चेहरे पे, कहने का मतलब है, तो वही फ्लैट फेस होगा। जॉन अब्राहम समझ लो आप। कई लोग कहते हैं ना एक्टिंग में कि उसके एक्सप्रेशन नहीं आते, तो ऐसा। ठीक है, थर्ड लिखो, लिखो बेबी स्टेप्स। इसी के अंदर है बेबी स्टेप्स, ये व्यक्ति चलते हैं ना, तो छोटे छोटे कदम रख के चलते हैं, खासकर इमरजेंसी ऐसी कंडीशन में, तो गिर जाते हैं एकदम। उस गेट का नाम है, बोलो, पढ़ा आप लोगों ने? वर्ल्डिंग गेट। वर्ल्डिंग गेट। वेल्डिंग गेट देखी है? अभी भी नहीं ध्यान आ रहा? फैसिनेटिंग गेट। फैसिनेटिंग गेट। फैसिनेटिंग गेट लिख लो, फैसिनेटिंग गेट, फैसिनेटिंग गेट। और एक और लिख लो, माइक्रोग्राफिया, क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। माइक्रोग्राफिया जब लिखते हैं, क्योंकि ट्रेमर्स आ रहे हैं हाथों में, तो अगर आप लोगों ने देखा हो, पहले एक प्रोग्राम आता था, OTT पे आने वाला है, आहट, किसी जमाने में आया करता था, तो आहट ऐसे लिखा हुआ आता था अगर स्क्रीन पर देखा होगा इस तरह करके, तो यही होती है माइक्रोग्राफिया। ठीक है, क्योंकि ट्रेमर हो रहे हैं हाथों के अंदर, समझे? तो ये माइक्रोग्राफिया। एक और पॉइंट लिख लो लास्ट, पार्किंसन में ही,
कि इसमें एक ड्रग यूज की जाती है काफी हाई अमाउंट में, आयुर्वेद की, मतलब उसकी डोज काफी ज्यादा। हाँ बेटा, तो लिख लोगे कपिकच्छु या केवांच। ठीक है, तो कपिकच्छु काफी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होती है, मतलब पर डे की डोज काफी ज्यादा है, 21-22 ग्राम तक लोग यूज करते हैं कपिकच्छु। ठीक है, आत्मगुप्ता उसका पर्याय है, आत्मगुप्ता कपिकच्छु का, वो भी ध्यान रखोगे। वापिस आ जाते हैं, देखें। तो बेटा ये पॉइंट याद रखना, दोष वेगे चा विगते सुप्तवत प्रतिबुध्यते, कि दोषों का वेग चले जाने पर व्यक्ति ऐसे उठता है जैसे सो के उठा हो। अब लक्षण लिखे हैं वातिक वैतिक कफज अपस्मार के। तो वातिक अपस्मार कह रहे हैं दांतों को कटकटाता है व्यक्ति। ये क्वेश्चन कभी पूछ लेना कि दंतान खादती, कि दांतों को खा रहा है अपने या कटकटाता है, इस तरह की चीजें, तो वात के साथ ही लिखनी है आपको। ठीक, उसमें मैं रटना नहीं है, एक लॉजिक ही बना लो कि ऐसी बात आएगी तो वात में ही लिखेंगे हम। क्लियर है। वाग्भट ने इसमें लिखा उत्पिंडित अक्ष, उत्पिंडित अक्ष, दंशत्य आधमात कंधरा, तो कोई खास बात नहीं है। उत्पिंडित अक्ष एक वर्ड देखना, उत्पिंडित अक्ष। पैतृक में देखो, अनल व्याप्त लोकदर्शी, ऐसा दिखता है कि दुनिया में आग लगी हुई है। वाग्भट ने लिखा मुहूर संज्ञाम च विंदते, कि व्यक्ति बार बार बेहोश होता है। और आस्फाल्यति यानी गिरता है बार बार। तो ये चीज याद रखोगे। आस्फाल्यति शब्द कहाँ आया है? पैतृक अपस्मार में आया है। क्योंकि ये जो कैरेक्टर है गिरने वाला, ये जनरली वात के साथ जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ पित्त में लिखा है आस्फाल्यति, तो याद रखोगे। सुश्रुत ने लिखा ताप और स्वेद यानी टेम्परेचर है, स्वेटिंग हो रही है, कोई खास नहीं। यही एक और अलग से पॉइंट लिखा हुआ है कि आचार्य काश्यप ने आस्फालित मूत्रत्व को कन्या और बालक दोनों के बंध्यत्व का कारण माना है। ठीक है, तो यूरिन मतलब पास होना, यूरिन पे कंट्रोल ना होना, तो उस तरह की चीज को काश्यप ने स्त्री मतलब कन्याओं में और बालकों में, मेल्स में बंध्यत्व का कारण माना इसको भी, है ना, बहुत लोगों में होता है, यूरिन कॉन्टिनेंस हो जाता है, तो वो चीज है। तो काश्यप ने कहा है इसको, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कफज अपस्मार। तो मुंशति चिरात यानी देर से होश में आता है, अगेन नॉर्मल कैरेक्टर है। कफज में चीजें देर से होती हैं, कल आपको उदाहरण दिया था कि मेरा एक दोस्त था, उसको आवाज लगाते थे, वो पूरा ही घूमता था धीरे धीरे करके, गर्दन नहीं घुमाता था। तो वो कफ का नॉर्मल कैरेक्टर है, हर चीज देर से ही होती है, देर से होश आना। कहीं कफज शोथ होगा तो गड्ढा जो बनता है, पिटिंग एडेमा जिसको आप बोल देते हो, तो उसकी पहचान ही ऐसे करते हैं, वो देर से ऊपर उठता है वापस गड्ढा। ठीक है, तो ये पहचान है कफ की नॉर्मल, तो याद रखेंगे। तो कफज अपस्मार, देर से होश आना। वाग्भट चिरेण ग्रहणम चिरेण विबोधना, कि देर से, तो वेग आता है इसका और देर से ही होश में आता है व्यक्ति। सुश्रुत ने कहा इसमें हृदयास मिलेगा, निद्रा अधिक्य मिलेगा, मतलब हृदयास वोमिटिंग जैसा लगना, नौजिया, और नींद अधिक आएगी। सन्निपातिक अपस्मार, उसमें त्रिदोष के लक्षण मिलेंगे, कोई खास बात नहीं थी। ब्रेक लोगे, ब्रेक के बाद देखते हैं, चिकित्सा वाला पार्ट है, 10 मिनट ब्रेक लेंगे और फिर आगे देखेंगे। थैंक यू।